हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 7 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश ये एंटीगुआ व बारबुडा बना है। जो वर्ल्ड लोकेशन में एंटीगुआ व बारबुडा के स्थित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। अब इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है, यानी 101वां सदस्य जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। वहीं एंटीगुआ व बारबुडा यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। बात करें अगर इसकी गठबंधन यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की तो वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना। पारंपरिक यानी जो कोयला, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, इसके उपयोग को कम करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, यही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। बात करें इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो अजय माथुर को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे एंटीगुआ की, तो एंटीगुआ व बारबुडा यह कहाँ पे इसकी राजधानी सेंट जोन्स है। एंटीगुआ और बारबुडा यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में एक द्वीप है, जैसा कि हमने मैप से पहले ही क्लियर किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 यह जो है डेनमार्क को दिया गया है, डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लोकेशन में जो डेनमार्क की लोकेशन है यहाँ पर डेनमार्क स्थित है। इसके नॉर्थ में नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड स्थित है। बात करें डेनमार्क के जो पूर्व में स्थित सागर है वो है बाल्टिक सागर। वहीं डेनमार्क के पश्चिम में जो सागर है वो कौन सा है? उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर के बीच में डेनमार्क स्थित है। और डेनमार्क की कैपिटल की बात करें तो ये कौन सी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल एक कोपेनहेगन है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। डेनमार्क या यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा जो है वो है डेनिश क्रोन तथा प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट्रे फेड्रे एरिस्कन ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जो थीम है वो क्या चुना गया है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। हर साल 29 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हर वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बात आई है IMF यानी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 27 दिसंबर वर्ष 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां जो सदस्य देश है वो क्या है, कौन सा देश है, अंडोरा। अंडोरा इसका अंतिम या फिर 190वां सदस्य देश है। वहीं बात करें इसके अध्यक्ष की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके अध्यक्ष जो है एक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को संयुक्त रूप से जुड़वा बैंक के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। वहीं जो सिद्धू ताई जी हैं उनको सिद्धू ताई को अनाथों की मां के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण यानी AGC परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी RK सिंह। RK सिंह के द्वारा स्वचालित उत्पादन नियंत्रण नामक परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह यानी राकेश सिंह ने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस परियोजना से सरकार के 2030 तक 500,000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। और जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है उसको भी प्राप्त करने में ये इसकी मदद मिलेगी, या फिर स्वचालित उत्पादन नियंत्रण नामक परियोजना से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी पे। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा। पुदुचेरी में कुल 4 जिले आते हैं। कुल कितने जिले? 4 जिले। एक पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यमन और चौथा माहे। ये चारों जिले जो है पुदुचेरी में शामिल है। और इस वर्ष यानी 2022 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो पुदुचेरी में किया जाएगा। अगर इस यहाँ पे बात आयोजन की आई है तो जो मिलन अभ्यास है, मिलन अभ्यास 2022 ये 46 देशों के साथ विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। कुल 46 देशों के संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम में मिलन अभ्यास 2022 का आयोजन किया जाएगा। वहीं बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 तो इसका आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा संस्करण है, तो ये 25वां संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं तो यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा और यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का प्रतीक भी है। इस त्योहार का लोगो या शुभंकर क्या है? सक्षम युवा, सशक्त युवा। इस जो युवा मामले के मतलब ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका लोगो या फिर शुभंकर ये सक्षम युवा, सशक्त युवा रखा गया है और यह इसका 25वां संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतुल केशव। भारतीय मूल के अमेरिकी अतुल केशव को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए जो है नियुक्ति की बात हुई है, तो जो भी हाल फिलहाल के दिनों में नई नियुक्ति हुई है उनको देख लेते हैं। कार्ल नेहमर या किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर एक कार्ल नेहमर बने हैं। गैब्रियल बोरिक या किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है? तो चिली के गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। वहीं बात करें अगर बोरिक जॉनसन, तो बोरिक जॉनसन ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। वहीं किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी सनैल की ग्लोबल CEO बनाया गया है? तो वो है लीना नायर। लीना नायर को फ्रांस की जो लग्जरी कंपनी सनैल है उसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें यूनिसेफ की नई प्रमुख या चीफ कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ की नई जो है प्रमुख या चीफ ये कैथरीन रसेल को बनाए गए हैं। वहीं विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष श्रीकांत माधव बैद जी को बनाया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चीन। यानी हाल ही में चीन के द्वारा 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बात करें अगर चीन की लोकेशन की, तो वर्ल्ड मैप में यह चीन की लोकेशन है। वर्ल्ड मैप में ये चीन की लोकेशन या फिर एशिया के मैप में चीन की लोकेशन है। चीन के जो नॉर्थ में कौन सा देश स्थित है? मंगोलिया स्थित है। और भारत की लोकेशन जो है भारत से भी चीन का बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करने के मामले में चीन ही है। चीन जो है 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चीन की सबसे लंबी नदी, ये चीन की कैपिटल है ये बीजिंग है, और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी एक गंगा नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वहीं बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी ये अफ्रीका की नील नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, और यह अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। अगर पूछे अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं यहाँ पर तकला मकान मरुस्थल कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो चीन में जो है तकला मकान मरुस्थल पाया जाता है। और हाल ही में चीन ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाने वाला कौन सा देश बना है? तो वो है चीन। चीन के द्वारा यह किताब अपने नाम किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। हेफेई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के करीब 17 मिनट तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली, यानी वह असली सूरज से 5 गुना अधिक गर्म हो गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मशीन से परमाणु संलयन की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस कृत्रिम सूर्य को प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक के नाम से EAST के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं चीन की, तो चीन जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी RMB या युआन है। चीन के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। भारत व चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। बात करें कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये चीन है, और सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा देशों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करने वाला देश भी चीन है। एक कितने देश? 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, अब यहाँ पे जीके पॉइंट को देख लेते हैं। जीके पॉइंट में आज का जो पॉलिटी का सेशन चल रहा है, और यहाँ पे आज का जो वो है वो आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज का टॉपिक क्या है? मौलिक कर्तव्य। जीके पॉइंट में आज का टॉपिक जो है ये मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 का, किस भाग में जोड़ा गया है? तो इसे भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का में इसे या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के या संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें व उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें कोई टिक नहीं, आपको सीधे से पढ़ना है और कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा किस नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य दिया गया है, क्योंकि कभी कभी इसकी नंबरिंग भी पूछ लेता है। तो इसमें पहला क्या है कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? यह संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, और उसे क्या रखें? अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है, चौथा है, देश की रक्षा करें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें। पांचवा है, चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और छठा क्या है? छठा है, हमारी सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। वहीं सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। 8वें में दिया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वहीं 9वें में दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित करना, यह भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां और लास्ट है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसे 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 या 2003 के द्वारा माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। यहाँ पे जो 11 मौलिक कर्तव्य है सभी को डिस्कस किया गया है। तो आप लोग एक बार इसको 1-2 बार देख लेंगे तो जो मौलिक कर्तव्य है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर सभी को कवर किया गया है। अब देखते हैं हमारा जो मैप का सेशन है। मैप के सेशन में हमने कल से ही स्टार्ट किया है मैप का सेशन। मैप के सेशन में ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हमने कल मोटा मोटा जाना था कि यहाँ पे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ये रेड सी है, ये कौन सी? ये रेड सी है। और यहाँ पे ये भूमध्य सागर है। रेड सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, वो कौन सी नहर है? ये सुएज नहर है। इसी सुएज नहर व लाल सागर से एशिया कॉन्टिनेंट व अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग होता है। बात करें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन से है? तो ये अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये वाला जो भारत का प्रायद्वीप है ये कौन सा है? ये दक्कन का प्रायद्वीप है। आज जो एशिया के मैप में स्पेशली कौन सी कंट्री है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो वह है पाकिस्तान। कौन सा देश है? वह है पाकिस्तान। इसको हम मैप में देख लेंगे, एक सेकंड। एशिया के मैप में पाकिस्तान का लोकेशन है ये।
ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो भारत, जिसकी राजधानी कैपिटल है। वहीं दूसरा है ईरान। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। तीसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो कैपिटल या फिर राजधानी है वो काबुल है। और चौथा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और पांचवा है चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग है। इन देशों के साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। वहीं बात करें भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो जिनके साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर बनाता है, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब व चौथा जो है ये जम्मू कश्मीर है, जिसके साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करें जो पाकिस्तान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या पाकिस्तान से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पाकिस्तान जो है इसे नहरों का देश, पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश, कंफ्यूज नहीं होना है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को जो है नदियों का देश कहा जाता है। किसका देश? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ की जो पाकिस्तान है इसकी मुख्य खाद्य फसल ये जो है गेहूँ है, मुख्य खाद्य फसल गेहूँ है। वहीं वाणिज्यिक फसल की बात करें तो यहाँ की मुख्य वाणिज्यिक फसल जो है ये कपास है। किरथर, तिरिचमी व हिंदुकुश श्रेणी यहाँ के सर्वोच्च श्रेणी है। पाकिस्तान के प्रमुख दर्रे की बात करें अगर, तो पाकिस्तान के प्रमुख दर्रे जो है खैबर दर्रा, कौन कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा व गोमल दर्रा, ये पाकिस्तान के प्रमुख दर्रे हैं। बात करें स्वाति घाट या स्वात घाट, स्वात घाट को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाट को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वात घाटी व वजीरिस्तान, ये तालिबान गतिविधियों के कारण पाकिस्तान के अशांत क्षेत्रों में से एक है। पाकिस्तान का परमाणु शक्ति केंद्र एक कहाँ स्थित है? काहुटा में। पाकिस्तान का परमाणु शक्ति केंद्र एक काहुटा में स्थित है। परमाणु रिएक्टर का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जा रहा है? पाकिस्तान के खुशाब में किया जा रहा है। पाकिस्तान के खुशाब में परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ा नगर अगर पूछे तो कौन सा है? वो कराची है। कराची ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट या चीन के द्वारा पाकिस्तान में कौन कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो चीन की सहायता से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है, जिसके उत्तर में जो भारत है वो ईरान में यहाँ पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान या चीन के द्वारा पाकिस्तान में यहाँ पर कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है। और बदले में बदले में इंडिया ईरान में चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। वहीं चीन की सहायता से यहाँ पर चश्मा तृतीय व चश्मा 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र ड्रेमर भाषाबाद है। ड्रेमर भाषाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रेमर भाषाबाद ये पाकिस्तान में सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। और किस देश की सहायता से? तो ये चीन की सहायता से ड्रेमर भाषाबाद का निर्माण किया जा रहा है। बात करें कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान ये जो है पाकिस्तान की ज्वालामुखी है। कोह ए सुल्तान ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ज्वालामुखी है। भारत और चीन के मध्य पीओके, भारत व चीन के मध्य कौन सा क्षेत्र विवादित है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये विवादित क्षेत्र है। वहीं सिंधु नदी जल समझौता ये कब का है? 1960 का सिंध नदी जल समझौता, ये भारत व पाकिस्तान के बीच में विवादित विषय है। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान को डीपली से देखा कि यहाँ पे कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन सी ज्वालामुखी है, किसके किसके साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं और इसे किस नाम से या फिर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था सभी को डिस्कस किया गया है। आने वाले वीडियो में एक एक करके एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं सभी को कवर किया जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।